प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण में समास पढ़ेंगे। शब्द निर्माण में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। आज है समास। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया ना, शब्दांशों यानी उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ये चीज देखा। ठीक है, ऐसे ही कई शब्दों के मेल से भी शब्दों का निर्माण होता है। जैसे तुमने वो पढ़ा होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा ना। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ इसी तरह का होता है ये समास। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे एकलव्य ने अंगूठा काट कर गुरु के लिए दक्षिणा दी। स्टोरी तो आपको पता ही होगी महाभारत की। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा दी। बात वही है, गुरु के लिए दक्षिणा दी और गुरु दक्षिणा दी, यानी अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द में लिख दिया गुरु दक्षिणा। ऐसे ही ग्राम को गया हुआ राहुल आज लौट आया है। ग्राम को गया हुआ मीन्स ग्रामगत राहुल आज लौट आया है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमने ये दोनों चीज पढ़ी है ना, ये इनको भी पढ़ा, ये वाला भी पढ़ा। अब देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, उतार और चढ़ाव उतार चढ़ाव। तो ये जो हमने ये छोटे किए हैं, जो ये संक्षिप्त करके हमने लिखा है इस तरफ, इस प्रकार के जो शब्द के जो समूह होते हैं, उनको संक्षिप्त करने के लिए या मिलाने की जो विधि होती है, छोटा करने की जो विधि होती है, वो कहलाती है समास। तो इस तरह समास की परिभाषा क्या हुई? परस्पर संबंध रखने वाले, आपस में ये संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के, एक से अधिक है ना, उतार और चढ़ाव, ग्राम को गया हुआ, गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। तो ये क्या है? अनेक शब्द है। तो परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण या मेल या कम करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद हो गई। परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहलाती है, की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्लियर? अब समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो बना नया शब्द वो क्या कहलाता है? समस्त पद। जैसे कि हमने अभी पहले लिखा था ना, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या कहलाती है? समस्त पद कहलाती है। ठीक है, अब ठीक है, अब है नेक्स्ट क्या है? और इन्हीं को समस्त पद जो कहलाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का विग्रह करके, यानी जो हमने गुरु दक्षिणा है उसका विग्रह करें, उसको तोड़ें और उन्हें उसे पूर्व स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। यानी गुरु दक्षिणा को तोड़कर हम गुरु के लिए दक्षिणा लिखें तो वो कहलाती है समास विग्रह। ठीक है, अब समस्त पद में प्रायः दो पद होते हैं। जो समस्त पद होता है, जो ये हमने गुरु दक्षिणा शब्द बनाया, वो क्या होते हैं? उसमें दो पद होते हैं। कौन कौन से पद? पहले पद को कहते हैं पूर्व पद, जैसे गुरु, और बाद वाले पद को कहते हैं उत्तर पद, जैसे दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा, तो ये दो पदों से मिलकर एक शब्द बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे इन्हीं को देख लेते हैं जो शब्द हमने लिए। समस्त पद, समस्त पद में हमने क्या क्या देखा था? और नए नए शब्द लेते हैं बार बार, उनको ही क्यों, और चीजें हम अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं महादेव, महादेव। ठीक है, राह खर्च, जेब खर्च,
खर्च। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए बस, रसोई घर, रसोई घर, चक्रधारी। ठीक है, अब इसमें हमको क्या सीखना है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद, ठीक है, और पद दूसरा उत्तर पद, क्योंकि इन दो पदों से ही मिलकर तो समस्त पद बना है। और फिर हम समास विग्रह कर देंगे, इसका समास विग्रह यानी इसको तोड़कर लिखेंगे। पूर्व पद क्या है, महान। ठीक है, महान प्लस देव। आगे समझ में, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। महान प्लस देव यानी कि महान है जो देव। ठीक है, राह खर्च, राह पूर्व पद, खर्च उत्तर पद, यानी राह के लिए खर्च। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है रसोई घर, रसोई पूर्व पद, घर उत्तर पद, रसोई के लिए घर। ठीक, अब इसके बाद है चक्रधारी, चक्र धन धारी, यानी उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद और उत्तर पद। इसका क्या होगा, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। ठीक है, आगे समझ में, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद पूर्व मीन्स पहले, उत्तर मीन्स बाद में। अब समास के भेद भी होते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं समास के भेद। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, समास के होते हैं 4 भेद। ठीक है, फिर उस और देखेंगे समास के कितने होते हैं, 4 भेद। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और लास्ट है द्वंद्व समास, द्वंद्व, कहीं कहीं आपको दा के ऊपर बिंदी भी, द्वंद्व इस तरह से भी मिलेगा, द्वंद्व। ठीक है, तो आप ऐसे ही सिंपल सीख लो, द्वंद्व समास। अच्छा, इन सब के अलावा तत्पुरुष समास के भी 2 पार्ट होते हैं, तत्पुरुष समास भी 2 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी उपभेद। भेद तो ये हो गए, इसका उपभेद। तत्पुरुष समास के कौन से 2 उपभेद होते हैं, एक होता है कर्म धारय समास, दूसरा होता है द्विगु समास। ठीक है, ये हो गए इसके और भेद। इस तरह से आपने ये चीजें तो मेन मेन चीजें समझ ली। अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको और समझेंगे। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, अव्ययी भाव समास, ये क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय है, पूर्व पद मीन्स पहला वाला, ठीक है, जिस समस्त पद में पूर्व पद यानी पहला वाला पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अव्यय मीन्स अविकारी शब्द होना चाहिए जो चेंज नहीं हो। ठीक है,
तथा उसके योग से, उसके योग मीन्स जोड़कर, ठीक है, दो शब्दों को जो जोड़ते हैं, जोड़ से क्या बनना चाहिए, वो समस्त पद कैसा होना चाहिए, योग से समस्त पद भी अव्यय होना चाहिए, समस्त पद भी अव्यय होना चाहिए या अव्यय बने, ठीक है, वही अव्यय भाव कहलाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे समस्त पद क्या है, भर पेट, ठीक है, मैंने वहां लिखा ही हुआ था। समास विग्रह या पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद है भर और उत्तर पद है पेट। समास विग्रह क्या है, पेट भर कर। अब क्या है, आज मोहन ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया, ठीक है, मोहन क्या है, पुल्लिंग हो गया। आज सीता ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया। अब सीता क्या है, स्त्रीलिंग, इस लिंग की वजह से, स्त्रीलिंग की वजह से भी भर पेट में कोई चेंज नहीं आया, चाहे हमने वो मोहन के साथ, राम के साथ यूज किया, चाहे सीता गीता रीता के साथ यूज किया, तो भर पेट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्या हो गया, इसके बाद बनकर भी जब पूर्व पद और उत्तर पद बनकर भी क्या बन रहे हैं, अव्यय ही बन रहे हैं, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिन भर, पूर्व पद हो गया दिन, ठीक है, और भर हो गया उत्तर पद, हमने समास विग्रह कर लिया। समास विग्रह अब करते हैं। दिन भर का मतलब क्या होता है, सारा दिन, ठीक है, यानी वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा, ठीक है, अब वह सर्वनाम के साथ भी है, दिन भर भटकता रहा। गीता दिन भर भटकती रही, इधर उधर दिन भर भटकती रही, तो दिन भर में कोई चेंज नहीं आया। विकास दिन भर इधर उधर भटकता रहा, तो दिन भर में कोई डिफरेंस नहीं आया, चाहे हमने सर्वनाम यूज किया, संज्ञा यूज किया, लिंग कोई सी भी थी, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से था, फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, अव्ययी भाव हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। अब देखते हैं, और हाथों हाथ, ठीक है, समस्त पद क्या है, हाथों हाथ। हाथों हाथ का मतलब होता है हाथ ही हाथ में, मतलब फटाफट। तो सबसे पहले लिखते हैं हाथ प्लस हाथ, इसका समास विग्रह क्या होगा, हाथ ही हाथ में, मैंने उसका काम हाथों हाथ कर दिया, ठीक है, या गीता ने अपना काम हाथों हाथ निपटा लिया, श्याम ने अपना काम हाथों हाथ पूरा कर लिया। तो हाथों हाथ क्या है, अव्ययी भाव हुआ, अव्यय हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही यथाशक्ति, यथाशक्ति पूर्व पद, यथा उत्तर पद, शक्ति, ठीक है, और इसका समास विग्रह करते हैं शक्ति के अनुसार, ठीक है, कोई भी काम हम अपनी शक्ति के अनुसार ही तो कर सकते हैं, शक्ति के अनुसार, ठीक है। उस दानी पुरुष ने यथाशक्ति दान कर दिया या दान दिया, सीता ने यथाशक्ति दान दिया, गरीबों को दान दिया या सन्यासियों को दान दिया, तो यथाशक्ति में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही प्रतिदिन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, चलिए 5 हो गए, तो इसको इतना ही करके फिर और आगे बढ़ते हैं। प्रति धन दिन, प्रति पूर्व पद, दिन उत्तर पद, प्रतिदिन मीन्स
हर दिन, इसका हो गया समास विग्रह। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सीता प्रतिदिन व्यायाम करती है, राधा प्रतिदिन व्यायाम करती है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। प्रतिदिन में कोई चेंज आया नहीं, तो ये हुआ अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट है सेकंड वाला था तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आया हमारा तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे वाला पद। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, जैसे के लिए, के अनुसार, ये सारी चीजें इसमें विलुप्त हो जाती हैं और नए वो शब्द बन जाता है। ठीक है, तो जैसे समस्त पद क्या है, रसोई घर, हमने ये रसोई घर पहले देख चुके हैं। चलो इसको रसोई घर को नहीं लेते, हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, शरणागत। ठीक है, इसको पहले शरणागत क्या है, समस्त पद, फिर लिखना है पूर्व पद उत्तर पद और फिर समास विग्रह। ठीक है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी शरण तो ठीक है, मेन क्या है, आगत, आने वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि शरण में आया हुआ। ठीक है, आप बीती, आप बीती, आप प्लस बीती, इसको धन भी कहते हैं हिंदी में। आप पर या अपने ऊपर बीती। क्लियर, चलो फिर काम चोर, काम चोर, काम प्लस चोर, इसका अर्थ होता है वो चोर वैसे चोर नहीं है, ये क्या है, काम में मन नहीं लगने वाला, काम से जी चुराने वाला। ठीक, मन माना, मन माना, मन प्लस माना, यानी मन से माना, मन से अपने मन के अनुसार ही मानना होता है। ठीक है, रसोई घर, रसोई प्लस घर, यानी रसोई के लिए घर। ठीक है, इस तरह से ये हो गए। अब समास के पूर्व पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, उस कारक या विभक्ति के नाम पर ही तत्पुरुष समास का नाम होता है। ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को आपने पढ़ा ही है, कर्ता ने कर्म को, है ना, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो देख लीजिए, कारक की वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी है पहले ही, तो उसके अनुसार भी तत्पुरुष समास के नाम होते हैं। जैसे, ठीक है, विभक्तियों के आधार पर। अब इसी में देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं, नहीं तो, है ना, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो को आया
तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त। ठीक है। तो कौन सा समास हुआ? से किस में आता है? करण में आता है। ठीक है। और ये मिल रहा है ना, मतलब अलग नहीं हो रहा। अलग होने के भाव में भी से आता है, वो अपादान होता है। लेकिन अगर अलग होने का भाव होता है तब वो अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष, क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं, ना कि अलग हो रहे हैं। ठीक है। गुण युक्त, उसमें गुण भर भर के है, गुण है उसमें। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान। तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। चलिए मैं एक एक एग्जांपल इसके भी लिख के दे देती हूँ, जिससे कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। समास का नाम कर लेंगे। अब ये फोर फोर लाइन और बनानी पड़ेंगे। चलिए कोई नहीं। जैसे पहला मैंने क्या बोला था? स्वर्ग प्राप्त। ठीक है। अब इसमें पहला तो है स्वर्ग प्लस प्राप्त। ठीक है। इसका समास विग्रह क्या बनेगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। को कौन सा कारक है? कर्म। तो यहां लिख देंगे हम। आपके ऐसे करके आ सकते हैं कि ऐसे लिख दिया कि बताओ समास का मतलब तत्पुरुष समास में ये कौन से कारक से है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कर्म तत्पुरुष। और आप अपने आप भी बता सकते हैं, आपको समझ में आ जाता है वैसे ही तो। अच्छा ठीक है। ये हो गया कर्म, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। अब दूसरा गुण युक्त, गुण प्लस युक्त, यानी गुण से युक्त, गुण से भरपूर, गुण से भरा हुआ, यानी से इसमें क्या है? करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है। देशभक्ति, देश भक्ति, देश प्लस भक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति, के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, पथ भ्रष्ट। ये देखिए, पथ प्लस भ्रष्ट, यानी कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है। देखो यहाँ भी से, यहाँ भी से, मगर ये से क्या है? गुण से युक्त, गुण उसमें मिला हुआ है। ये पथ से भ्रष्ट, जो पथ है, जो रास्ता है, उससे भटक गया है, यानी अलग चला गया है। तो ये क्या हो जाएगा? अपादान, अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष। चलो ऐसे लिख देते हैं पूरा पूरा। गृह स्वामी, गृह स्वामी क्या हो जाएगा? गृह प्लस स्वामी, गृह का स्वामी। ये कौन सा पुरुष कारक हो गया? संबंध कारक। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष। ठीक है। अब हमने तत्पुरुष के उपभेद भी देखे थे दो। एक था कर्मधारय, एक था द्विगु। तो सबसे पहले हम इसी के अंडर में कर्मधारय तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद में तीन प्रकार का संबंध होता है। ठीक है। मतलब इसको भी तीन प्रकार से समझते हैं। कैसे? पहला, विशेषण विशेष्य। ठीक है। विशेषण
विशेष्य का संबंध, ठीक है, यानी विशेषता बताता है पहला पद, पूर्व पद। अच्छा, पहला तो हो गया। दूसरा है उपमान और उपमेय, यानी उपमा देना, ये भी एक तरह से उसकी बड़ाई करना या उसके बारे में बताना। उपमेय और उपमान, ठीक है। तत्पुरुष समास का उपभेद होने के कारण इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो, अब हम कुछ इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स। विशेषण, विशेष, उपमान, उपमेय सबका देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, इसका क्या हम समास, वो उत्तर पद और पूर्व पद देखते हैं, इसको विग्रह करते हैं। श्वेत धन पत्र, पत्र कैसा है? श्वेत, यानी ये क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? इस विशेष्य, विशेष्य की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। यानी कि इसका समास विग्रह हम करते हैं तो क्या बनता है? श्वेत है जो पत्र, ठीक है। इस तरह से, जैसे और विशेषण विशेष से देख सकते हैं। पीतांबर, पीत धन अंबर, अंबर विशेष्य हो गया, पीत पीला विशेषण हो गया, यानी अंबर की, उस कपड़े की बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है? पीला है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं उपमान उपमेय का। मृग नयन, ठीक है, मृग उपमान, नयन उपमेय, ठीक है। यानी मृग के समान नयन या आंख या नैन, ठीक है। तीसरा था उपमेय और उपमान। विद्या धन, विद्या क्या है? उपमेय, और कैसी है वो? धन की, धन होता है ना, ये उपमा दी गई है, उपमान। यानी कि विद्या रूपी धन, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गए? कर्मधारय समास हो गए, जिसमें पहला, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विशेषता बताना होती है, किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हूँ, विशेषण विशेष, उपमान उपमा दे रहे हूँ, विशेषता बता रही हूँ, ठीक है, वो कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। अब द्विगु समास, दूसरा क्या था इसका पार्ट तत्पुरुष समास का? द्विगु तत्पुरुष समास। ये और भी इजी है। द्विगु तत्पुरुष समास, इस समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, तो आप बहुत ही इजीली पहचान सकते हो। संख्यावाची होता है, क्या होता है? संख्यावाची, यानी नंबर होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं। कैसे? जैसे चौराहा, चौ मीन्स चार, ठीक है। ये हो गया पहला पद, पूर्व पद नंबर है, संख्यावाची है। राहा, राह, इसका अर्थ होता है चार राहों का समूह, ठीक है। चौराहा, चार राहों का समूह। जैसे नव रत्न, नव रत्न, नव मीन्स नौ, नौ रत्नों का समूह, ठीक है।
नौ रत्नों का समूह। अरे फिर से लिख देती हूँ, समूह। ठीक। जैसे और देख सकते हैं, पंचवटी, पांच वटों का समूह। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। त्रिलोक, त्रिधन लोक, तीनों लोकों का स्वामी या समाहार। दोपहर, दो प्लस पहर, दूसरा पहर, तो दो आ गया। अठन्नी, आठ, अठ धन अन्नी, आठ आनों का समूह। ठीक है, अठन्नी बन गया। पंचवटी, पांच वटों का समूह, हाँ ये मैं बता चुकी। पंजाब, पंज धन आब, पंज मीन्स पांच, पांच आबों, आबों मीन्स नदियों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्ट धन अध्यायी, आठ अध्यायों का समूह। तो इस तरह से चवन्नी, त्रिभुज, नवरात्रि, शताब्दी, सप्तर्षि, सतसई, त्रिवेणी, पंचशील, ये सब क्या है, द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है, पूर्व पद जो है वो क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के बाद था तीसरा बहुव्रीहि समास। अब हम इसे और समझ लेते हैं। बहुव्रीहि, व्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा ही कुछ प्रधान होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस समास में दोनों ही पदों में से, दोनों ही पदों में से, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। ये हमने पहले रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़ शब्द पढ़े हैं, लगभग उसके जैसा है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा ही कुछ उसका मतलब होता है। जैसे नील कंठ, ये समस्त पद हो गया। इसका विग्रह करते हैं, नील प्लस कंठ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नीला है जिसका, जिसका कंठ या गला। लेकिन हम सबको नीला रंग कर लो तो नीला होने से हम सबको तो नहीं करते। नीलकंठ, नीलकंठ जैसे ही बोलते हैं हम किसका ध्यान आता है दिमाग में, शिव जी का ध्यान आता है ना। इसका सीधा सीधा अर्थ है, नीला है जिसका कंठ, मतलब कि शिव जी। बस शिव जी को ध्यान में हम रख पाते हैं। अच्छा, एक है पंकज। ठीक है, पंक कीचड़, ज खिला हुआ या जन्म लेने वाला। ठीक है, पंक में उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सबको पंकज तो नहीं बोलते। हम किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये, हाँ अच्छा, और दशानन, दशानन, दश प्लस आनन। ठीक है, 10 प्लस आनन, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके। और ये किसके लिए यूज होता है, सिर्फ रावण के लिए। ठीक है, अच्छा, ठीक। तिरंगा, तिरंगा, ये और देख लीजिए, ती प्लस रंगा, तीन रंगों वाला। तीन रंगों वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तीन रंगों वाले तिरंगे को किसको कहते हैं, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को कहते हैं। आ गया बात समझ में, इस तरह से ये हो गया। अब इसमें क्या है, लास्ट, द्वंद्व, द्वंद्व समास।
इस समास में क्या होता है बेटा, दोनों ही पद क्या होते हैं, समान महत्व रखते हैं। ठीक है, इसका क्या है, जिस समास में दोनों ही पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद समान महत्व रखते हैं। ठीक है, और इसको जब हम विग्रह करके पढ़ते हैं तो ये क्या आता है, और, तथा, एवं, या, अथवा, इस तरह की हमारा विग्रह में आता है। और जिसको हम हटाकर क्या करते हैं, एक छोटा सा हाइफन लगाकर उसकी जगह हम क्या करते हैं, उनको शॉर्ट कर लेते हैं, समस्त पद बना लेते हैं। जैसे समस्त पद में क्या आता है, सुख, दुख, आपने हमेशा इसी तरह की लिखा होगा जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं। ठीक है, पूर्व पद क्या है, सुख, उत्तर पद क्या है, दुख। ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा, सुख और दुख, ऐसे ही प्रोनाउंस हो गया। इसका मतलब तो यही है, सुख और दुख के बारे में बोला गया है। ठीक है, उतार चढ़ाव, जब हम एक तरह से ये ऑपोजिट वर्ड भी हो गए, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका क्या बनता है, उतार ये भी मेन पद है, और चढ़ाव ये भी प्रधान है, दोनों ही एक जैसी वैल्यू रखते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, उतार या चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। ठीक है, अच्छा, उतार चढ़ाव, जीवन मरण, जीवन मरण, जीवन प्लस मरण। ठीक है, तो जीवन मरण क्या क्या होता है, जीवन या मरण। जीवन या मरण। चाय, कॉफी, पूछते हैं ना चाय लेंगे या कॉफी, तो या ही हो गया, चाय, काफी, यानी कि चाय या कॉफी। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे, फल फूल, सीताराम, जल वायु, अन्न जल। ठीक है, माता पिता, दाल रोटी, पाप पुण्य, नमक मिर्च, राम रहीम, छोटे बड़े, भले बुरे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किसी भी समास की पहचान कब होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा, यहाँ दशानन भी आया, तिरंगा भी आया, आपने कहा कि ये तो आपने बोला था कि द्विगु तत्पुरुष समास होता है क्योंकि आगे नंबर है, लेकिन यहाँ ऐसे आ गया दशानन, ये कैसे बहुब्रीहि हो गया। तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है बेटा। किसी भी समास की पहचान उसके सार्थक विग्रह से होता है। आप गलत विग्रह करेंगे तो गलत आंसर आएगा। 10 मुख है जिसके, या 10, ठीक है, तो 10 मुख वाला कौन है, दशानन रावण है। हमको ये पता है ये चीज किस चीज के लिए यूज की गई है। जैसे हम एग्जाम्पल इसको ही देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम हम किसको कहते हैं, कृष्ण जी को। ठीक है, अब देखो घन श्याम, घन श्याम, घन बादल भी होता है। अब हम इसका करते हैं, घन के समान श्याम, या श्याम मीन्स काला रंग, ये क्या हो गया, कर्म धारय। ठीक है, के समान कर्म धारय समास आ गया। इसी को हम लिखते हैं, घन के समान है, घन के समान श्याम है जो, ये क्या हो गया, बहुव्रीहि। क्यों, क्योंकि यहाँ घन के समान श्याम है जो, तो वो तो
कृष्ण भगवान ही है। ठीक है, ऐसे ही त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी तीन नेत्रों का समाहार या समूह, तीन नेत्रों का समाहार। जैसे आप इनमें जो कंफ्यूजन वाले हैं उनमें आप समास विग्रह करोगे, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर आ जाएगा। त्रिलोचन यानी तीन, तीन किस में आते हैं, मतलब नंबर किस में आते हैं, द्विगु समास में आता है। अब त्रिलोचन बहुब्रीही भी है। कैसे है बहुब्रीही, तीन नेत्रों वाले हैं। जो तीन नेत्रों वाले कौन है, शिव जी हैं। तो ये हो गया बहुव्रीहि। ठीक है, तो आप ये समास विग्रह जो है ढंग से करिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा। अब आपने संधि भी पढ़ा इसके पहले वीडियो में, और अब समास पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही तो हम जोड़ के लिख रहे हैं। हम दोनों ही जोड़ के लिख रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, संधि वर्णों के मेल से होती है। ठीक है, यानी जैसे त्रिधन लोचन है, ठीक है, गुरु धन उपदेश है, तो ये क्या बनेगा, जैसे गुरु धन उपदेश, इसको ही ले लेते हैं। क्या है, गुरु, उ और उ बन के बड़ा उ बनता है। यहाँ ये क्या बन रहे हैं, संधि वर्ण के मेल से बन रही है, उ प्लस उ से बन रही है। ठीक है, और समास में क्या होता है, इसमें ये बन गया गुरु, रा में बड़े उ की मात्रा, पदेश। ये तो हो गई संधि। संधि में क्या है, वर्णों के मेल से। समास में शब्दों या पदों के मेल से। कैसे, ये तो हो गया संधि, यहां लिख लेते हैं समास। ठीक है, कैसे, गुरु और दक्षिणा। अब इसमें उ और इसमें आ ऐसे कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, सीधा सीधा हम गुरु दक्षिणा बना रहे हैं इसको, गुरु दक्षिणा, कोई इसमें वैसे चेंज नहीं आया, बस दोनों मिल गए। ठीक है, संधि और समास में आगे समझ में। संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास पद समूह को संक्षिप्त करने का कार्य करता है, छोटा करने का कार्य करता है, ना कि उनका विकार उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, कि समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से होता है। समास के चार भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे वाला। द्वंद्व समास में दोनों पद इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे माता और पिता, माता पिता। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है जो नया बनता है, जैसे त्रिधन लोचन, त्रिलोचन। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमान उपमेय पद साथ साथ आते हैं, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था, तो हो गया। तो इस तरह से समास तो यहाँ होता है कंप्लीट, और इसमें आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और चीजों के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।